पहले वीडियो में हमने विज्ञान कक्षा 10 का पहला पाठ कंप्लीट किया था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब दूसरा जो वीडियो है उसके अंदर दूसरा पाठ करेंगे हम, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो जितने पाठ है उतने ही वीडियो बनाएंगे हम। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एग्ज़ाम में जाने से पहले सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार देखें। ज़्यादा देखो आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 2 बार तो देखना ही देखना है, ताकि आपको बढ़िया नंबर मिले, आप अच्छे से अंक वहाँ पर लिख के आएँ। अध्याय नंबर 2, अम्ल, क्षारक एवं लवण। पहले हैं अम्ल। अम्लों के गुण क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जल में H+ आयन देते हैं। जो एसिड शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। और अम्ल 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। मतलब ये तो प्रबल का मतलब शक्तिशाली, ज़्यादा H+ आयन देने वाले। दुर्बल का मतलब कमज़ोर, कम H+ आयन देने वाले। तो प्रबल में है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। जबकि दुर्बल अम्ल के अंदर है CH3COOH एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। फिर सांद्र अम्ल। सांद्र का मतलब है जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, पानी की मात्रा कम हो। तनु का मतलब है पानी की मात्रा ज़्यादा हो, अम्ल की मात्रा कम हो। फिर अक्षारक, वो अक्षार नहीं होता है, क्षारक होता है। क्षारक और अक्षार में थोड़ा सा अंतर है, वो देखेंगे हम आगे क्या अंतर है। तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी जस्ट उल्टे अम्ल से। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। प्रबल अक्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। जबकि दुर्बल अक्षारक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब अक्षार, जल में घुलनशील अक्षारक को ही अक्षार कहते हैं, जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। तो अक्षार को अक्षार में अंतर समझ में आ गया। यानी वो अक्षारक जो जल में घुल सकते हैं अक्षार कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी अक्षार अक्षारक हैं, लेकिन अभी सभी अक्षारक अक्षार नहीं है। लवण, अम्ल और जल अक्षारक जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। उदाहरण जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड, नमक, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। फिर है सूचक। सूचक का अर्थ क्या होता है? सूचना देना किसी चीज़ की। तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या अक्षार की उपस्थिति बताते हैं। इनमें या तो इनके रंग में परिवर्तन होता है, या इनकी गंध में परिवर्तन होता है, और या फिर कोई माध्यम है वो अम्लीय हो जाता है या क्षारीय हो जाता है। फिर सूचक के प्रकार। तो सूचक 3 प्रकार के हैं। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जैसे लिटमस है, लाल पत्ता गोभी है, हाइड्रेंजिया है, पौधे के फूल है, हल्दी है। हाइड्रेंजिया पौधे के फूल है और हल्दी है। फिर कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक, जिसको हम लैब में बनाते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं। ये रासायनिक पदार्थ है, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन। याद रखना, ये तो रीट के अंदर भी आया हुआ है। फिर गंधीय सूचक, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या अक्षार के माध्यम में बदल जाती है, जैसे प्याज, लौंग का तेल। तो ये सूचक हैं, और ये अम्ल के अंदर कैसा रंग देते हैं या इनके क्या चेंज होता है वो आप देख सकते हैं इस सारणी के अंदर से। फिर अम्ल व अक्षारों के रासायनिक गुणधर्म। धातु की अभिक्रिया। अम्ल के साथ अगर हम धातु की अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, और यही सेम क्षारक के साथ होती है। क्षारक प्लस धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस। उदाहरण दिया हुआ है नीचे। फिर पोप टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। पोप टेस्ट क्या है? हाइड्रोजन गैस से निहित प्रणाली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए ही काम में लिया जाता है। फिर धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। कार्बोनेट का मतलब है CO3 2- और बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है? HCO3-। तो अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, और जबकि अक्षारक इसके साथ कोई अभिक्रिया करता ही नहीं है। अम्ल जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इनके नीचे उदाहरण दिए हैं। फिर चूने का पानी का टेस्ट। तो चूना क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब इसमें पानी मिला देते हैं, H2 मिला देते हैं, तो ये बुझा हुआ चूना कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3, सफ़ेद अवक्षेप बनता है। अधिक मात्रा में और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, जल तो होगा ही और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगी, तो ये क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि जल में घुलनशील होता है। अम्ल और अक्षार की परस्पर अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जब अम्ल और अक्षार की अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है तथा वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं।
इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई तो NaCl और H2O का निर्माण हुआ। अब जो लवण बनेगा अम्ल और क्षारक की के वजह से वो किस प्रकृति का होगा। अगर अम्ल प्रबल है क्षारक दुर्बल है तो लवण अम्लीय होगा, और दुर्बल अम्ल है प्रबल क्षारक है तो लवण क्षारकीय होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक है तो उदासीन लवण होगा जिसकी pH 7 होगी। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक है तो भी उदासीन लवण मिलेगा। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड जो है धातु के ऑक्साइड वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब ये अम्ल हो गया। तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, ये चीज़ क्षारक होनी चाहिए। फिर ये चीज़ क्या होनी चाहिए, क्षारक। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। धात्विक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड के साथ हमने हाइड्रोजन क्लोराइड मिलाया तो बना क्या, CuCl2 कॉपर क्लोराइड और साथ में H2O। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड के क्षार के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड जब क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अधात्विक ऑक्साइड अम्ल है और जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया करें तो लवण और जल बनेगा। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है तथा विद्युत धारा ये प्रवाहित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन देते हैं जबकि जो क्षारक है वो OH- आयन देते हैं। तो H+ आयन लिख सकते हो या H3O+ आयन लिख सकते हो। बात है कि H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो H2O के साथ H+ मिला तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। HCl के साथ H2O मिला तो हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl- ये आयन के अंदर बंट गया। जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन देते हैं। जैसे NaOH को जल की उपस्थिति में तोड़ा तो Na+ अलग हो गया, OH- से अलग हो गया। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये लैब के अंदर काम में आता है कि जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ही ऊष्माक्षेपी है। इसके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी जिससे जो विलयन है वो स्खलित होकर बाहर आ सकता है। कांच का जो बर्तन है वो भी टूट सकता है और आप जल सकते हैं। तो क्या करेंगे, सही तरीका क्या है कि अगर पात्र में अम्ल है आप ऊपर से जल मिला रहे हो तो ये गलत है क्योंकि ये अम्ल फिर बाहर आ जाएगा, बर्तन भी टूट जाएगा, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो पहले ज़्यादा मात्रा में जल लीजिए, उसके अंदर अम्ल मिला सकते हो आप। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्खलित होकर बाहर आ सकता है, उफन के बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का बर्तन भी टूट सकता है। फिर है अम्ल की अभिक्रिया। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल। अम्ल जब धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल। धातु कार्बोनेट के साथ लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल। क्षारक के साथ लवण और जल। और यही क्षारकों की अभिक्रिया में देखते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, और अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण प्लस जल। धातु का बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, धातु कार्बोनेट के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, अम्ल के साथ लवण और जल बनाता है। अम्ल और क्षारक में क्या क्या समानताएं हैं, तो सभी अम्ल H+ आयन देते हैं, सभी क्षारक OH- आयन देते हैं। जब अम्ल या क्षारक में जल मिलाते हैं तो ये तनुकृत हो जाता है, मतलब इसके अंदर जो H+ आयन और OH- आयन की सांद्रता है वो कम हो जाती है। फिर क्षारक और अम्ल की प्रबलता। प्रबलता का मतलब ताकत। किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता H+ आयन और OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, संख्या पर निर्भर करती है। जितने ज़्यादा H+ आयन होंगे वो अम्ल उतना ही प्रबल होगा, जितने ज़्यादा OH- होंगे वो क्षारक उतना ही प्रबल होगा। किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता में एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह किसी विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में दर्शाता है और इसे हम pH स्केल भी कहते हैं। तो pH स्केल क्या है, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल विकसित किया गया उसे pH स्केल कहते हैं। pH में P पुशांश एक शब्द है जर्मन का और इसका अर्थ होता है शक्ति, पावर। अगर अपनी pH मान जो है 7 के बराबर है तो वो विलयन उदासीन है, अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारकीय। स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। तो जैसे CH3COOH या H2CO3 ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ इसमें H+ आयन की जो सांद्रता है वो कम होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है प्रबल अम्ल की ओर, जैसे HCl H2SO4 HNO3।
ऐसा ही क्षार के अंदर होता है। यहाँ पे OH माइन से आयन की सांद्रता कम होती है और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो पीएच स्केल ये देखो नीचे 0 से शुरू होकर कहाँ तक है, 14 तक जा रहा है, बीच में 7 है, 7 पर उदासीन हो गया। इधर जाएंगे तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी और पीएच का मान कम होगा। तो ये बात थोड़ी सी गौर करने वाली है कि अम्लों के अंदर जब पीएच का मान कम होता है, जैसे 1 होता है या 2 होता है, तो ये अम्ल उतना ही प्रबल होता है और इसके अंदर H+ आयनों की सांद्रता उतनी ही ज़्यादा होती है। जबकि क्षारक में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्षारक में जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ेगा वैसे वैसे OH- आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। फिर दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर है वो 7 से 7.8 पीएच के परास के बीच काम करता है। वर्षा के जल के पीएच की मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। मिट्टी का पीएच, अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट परास की मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर कोई अम्ल की कमी है तो अम्ल मिला देंगे, क्षार की कमी है तो क्षार मिला देंगे। पाचन तंत्र, हमारा जो शरीर का पाचन तंत्र है उसकी पीएच क्या है, तो हमारे शरीर के अंदर जो उदर में पेट में एक अम्ल उत्पन्न होता है जिसे HCl अम्ल कहते हैं। ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की कंडीशन में क्या होता है कि उदर में अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न हो जाता है, तो इस अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए हम एंटीसिड या प्रतिअम्ल काम में लेते हैं और ये एक क्षारक होता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है, MgOH का होल ट्वाइस। पीएच के कारण दांतों का टूटना, दांतों का क्षय, जब मुख की पीएच मान 5.5 से कम हो जाती है तो दंत क्षय शुरू हो जाता है। और जो दांतों की वाइट परत दिखती है आपको, उसे इनेमल बोलते हैं, दंतवल्क बोलते हैं। ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन पीएच मान 5.5 से कम हो जाती है तो ये संक्षारित होने लग जाता है। तो इसलिए हम दंत मंजन के अंदर किसको काम में लेते हैं, क्षारकीय पदार्थों को काम में लेते हैं। तो क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करके अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। पशुओं पौधों से उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे करें। मधुमक्खी का डंक है वो कौन सा अम्ल छोड़ता है, मेथनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द का अनुभव होता है। और डंक मारी के स्थान में बेकिंग सोडा जो कि एक क्षारक है वो लगाने से आराम मिलता है। नेटल के डंक में, नेटल क्या है, एक प्राकृतिक पौधा है, इसके पास में एक दूसरा पौधा भी पाया जाता है जो इसके कारण लगने वाले डंक के प्रभाव को कम कर देता है। इसमें भी मेथेनोइक अम्ल है। फिर लवणों का पीएच, तो ये तो हमने बात कर ही ली थी। साधारण नमक से रसायन, इन साधारण नमक से हम क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर सकते हैं, विरंजक चूर्ण प्राप्त कर सकते हैं, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनके सूत्र याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बात करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरो क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो सोडियम क्लोराइड है और इसका जलीय विलीन है, इसके अंदर हमने प्रवाहित की विद्युत धारा, तो बन गया क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। इन तीनों के यूज भी बताने पड़ेंगे हमें। और एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस बनेगी, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, ये धनावेश की ओर जाएगी, एनोड की ओर जाएगी। अपोजिट जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कैथोड के ऊपर गैस कौन सी होगी, H2, और कैथोड के पास में कौन सा विलेन होगा, NaOH का विलेन। उपयोग क्या है, H2 का ईंधन या मार्गरीन में, Cl2 का जल की अवस्था, PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनके अंदर। HCl जो है वो इस्पात की सिपाही औषधियाँ। NaOH के धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए साबुन और कांच उद्योग में। Cl2 प्लस NaOH का उपयोग विरंजक चूर्ण का निर्माण करने में, घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन, यानी कपड़ों का रंग वगैरह उड़ाने में। फिर विरंजक चूर्ण CaOCl2, शुष्क या भुजे हुए चूने पर CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, CaOCl2। उपयोग क्या है, वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योग में उपचार के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने में। फिर बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaCl की अभिक्रिया जब हम जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ करवाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड एक उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और मुख्य उत्पाद जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा होता है। ये दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें नवीन अभिक्रिया होती है, यानी ये सोडियम कार्बोनेट के अंदर, जल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है, और ये आपकी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण भी है। उपयोग क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर किस किस का मिक्स होता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का मिक्स होता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न जो CO2 है, इसको पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है, इससे मुलायम स्पंजी हो जाता है।
ये एंटीसिड का घटक है, यानी प्रति अम्ल के रूप में इसे काम में लिया जाता है। एसिडिटी को खत्म करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धावन सोडा Na2CO3.10H2O, इसके अंदर 10 जल के क्रिस्टलीय अणु पाए जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण होगा तो इससे क्या मिलेगा हमें, धोने का सोडा। Na2CO3 प्लस 10H2O, Na2CO3.10H2O, यहाँ पे डॉट आ जाएगा बीच में। उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में भी होता है। घरों की साफ सफाई में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसे POP क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पेरिस की, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर सबसे पहले बनाया गया था। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4, सिर्फ CaSO4.2H2O। जब इसकी अभिक्रिया आप करवाते हैं 373 केल्विन ताप के ऊपर इसको गर्म करते हैं तो ये अणुओं को त्याग देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब होता है आधा, अर्धहाइड्रेट बनाता है। इसे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर वापस पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई हड्डी टूट जाती है तो वो आपके ऊपर प्लास्टर करता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा जल मिलाता है तो इससे वो जो आवरण है वो सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है। इसका उपयोग क्या है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में। अब क्रिस्टलन का जल क्या होता है, जो हम डॉट के बाद H2O जितने भी लिखते हैं वो सारे के सारे क्रिस्टलन के जल है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे उदाहरण, CuSO4.5H2O में 5 क्रिस्टलन के जल के अणु हैं। सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 हैं और जिप्सम के अंदर 2 हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आधा है। तो ये क्या है, आपके क्रिस्टलन के जल के अणु हैं। तो यहीं पर चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। धन्यवाद।